Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंटर जो कि कोशिश कर रहा है कि ट्रेडिशनल जो मेडिसिन्स हैं उनको WHO की लिस्ट का पार्ट बनाया जाए। साथ ही 6.3 मैग्नीट्यूड का जो झटका यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में, उस पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड नीड टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। बात की जा रही है 16 अक्टूबर के कॉन्टेक्स्ट में। एंड एज यू ऑल आर अवेयर, आज है हमारा वर्ल्ड फूड डे और इसी के अंदर थीम डिसाइड की गई है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इजराइल हमास वॉर और क्या लॉज हैं, क्या हमें एक इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझना चाहिए। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट वाई केन्या लीडिंग एंड यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड इंटरनेशनल मिशन फॉर ट्रबल्ड हाइती। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर में राइज रिटायरमेंट एज फॉर साइंटिस्ट फ्रॉम 60 to 65 एंड लास्टली वील बी टॉकिंग अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। बात की जा रही है सेंटर के एक महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में, जहां पे कोशिश की जा रही है कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उनको शामिल किया जाए WHO की लिस्ट के अंदर। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक इंडिया की ट्रेडिशन मेडिसिन्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे उसकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमें कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलती। ऐसे में जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, इनकी एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है कि जो आयुर्वेद और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम हैं उनको यहाँ पर WHO में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के तहत यहाँ पर शामिल किया जाए ताकि इनको एक रिकॉग्निशन मिल सके। ये जो मूव है ये यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है एक स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर क्रिएट करना ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के लिए एक ग्लोबल हेल्थ केयर फ्रेमवर्क के अंदर। देखिए, जो इंक्लूजन है आयुर्वेद या उससे रिलेटेड जितने भी सिस्टम हैं, अगर हम उसकी बात करें, अगर उसे एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ में यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है तो एक कॉमन और स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमें देखने मिल जाएगी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के लिए, जिसकी वजह से विश्व भर में जितने भी प्रोफेशनल हैं जो हर क्षेत्र में हर अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, इनके अंदर आपको एक यूनिवर्सलाइजेशन दिखाई दे जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सो आयुर्वेद जो कि इंडिया का ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम रहा है उसको पूरे विश्व भर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जा रहा है, लेकिन फॉर्मली अगर हम बात करें तो उसे इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है। ऐसे में उसका ग्लोबल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड के साथ इंक्लूजन इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, ICD-11 के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक आपको फॉर्मेटिव स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर जो इंक्लूजन है, इंटीग्रेशन है मेडिसिन्स का, उनको क्लासिफाई करने का, उसका काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर ICD के अंदर इसे शामिल किया जाएगा उसके हमें कुछ फ़ायदे देखने मिलेंगे। सबसे पहले हमें देखने मिल जाएगा एक स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो एक कॉमन लैंग्वेज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर आपको देखने मिलेगी, जो रिसर्च कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर हैं। जब भी कम्युनिकेट किया जाएगा या इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा तो चाहे हेल्थ कंडीशन की बात की जाए, डिसीज़ की बात किया जाए या उससे रिलेटेड जो भी सिस्टम है, जो भी डायग्नोशन है, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाना है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा सो दैट एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, व्हाट रिसर्च दे हैव मेड, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर पुटिंग इनटू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर एक कोडिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। ICD यहाँ पर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड्स को यूज़ करता है जिसकी वजह से स्पेसिफिक डिसीज़ को हेल्थ कंडीशन के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है। हर कोड को करस्पॉन्ड किया जाता है पर्टिकुलर डायग्नोशन के आधार पर, प्रोसीजर के आधार पर या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के आधार पर, जिसकी वजह से जो डेटा है उसको रिट्रीव करना, एनालाइज करना बहुत आसान होता है। वहीं अगर हम बात करें, तीसरा बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने मिलेगा डिसीज़ के क्लासिफिकेशन के लिए। देखिए, ICD यहाँ पर हेल्थ कंडीशन के आधार पर डिसीजेस को कैटेगराइज या सब कैटेगराइज करता है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वाइड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और आसानी से यहाँ पर रखा जा सकता है। तो जो भी रिसर्च
जो है पॉलिसी मेकर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत, या हेल्थ केयर में अगर देखें तो बहुत बड़ा चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईसीडी की ये जो टेबल होती हैं ये अपडेटेड होती हैं, रिवाइज होती रहती हैं। ओके, सो ये जो पीरियोडिकली अपडेशन और रिवीजन हमें देखने मिलता है ये मेडिकल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर बार रिसर्च होती है, कोई नई चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाती है, किसी नए तरीके की इवॉल्वमेंट्स हमें देखने मिलते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, ये जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाए। और इसी वजह से जो आईसीडी का लेटेस्ट वर्जन है इट इज़ दी आईसीडी 11। और साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें तो इसकी ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी हमें देखने मिल जाती है। कारण क्यों, जो आईसीडी की लैंग्वेज होती है उस वो एक तरीके का बेस क्रिएट कर देती है इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करना हो, मैनेजमेंट करना हो, इंश्योरेंस मैनेजमेंट हो, बिलिंग्स हो, रीइंबर्समेंट हो, रिसोर्स अलोकेशन हो, इन सारी चीज़ों के लिए आईसीडी एक पूरा का पूरा कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर देता है। एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। जो गेमिंग डिसऑर्डर है उसको एडिक्टिव डिसऑर्डर्स में आईसीडी 11 में यहाँ पर शामिल किया गया था। नाउ यू अंडरस्टैंड कि वाई दिस आईसीडी 11 या आईसीडी की जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस की बात करते हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई इंडिया इज़ विलिंग कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाए। चलिए बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। हम चर्चा करेंगे 6.3 मैग्नीट्यूड क्वेक, जिसके वजह से हमें एक सेम इंटेंसिटी का एक और झटका यहाँ पर अफगानिस्तान के आसपास देखने के लिए मिला है। क्या इसकी महत्वपूर्णता है, क्या आगे हमें चर्चा करना आवश्यक है। देखिए हेरत जो कि अफगानिस्तान के पास का क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे एक शैलो अर्थक्वेक हमें फिर से देखने के लिए मिला है। कब देखने के लिए मिला है, देखिए शैलो अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो 14 किलोमीटर की गहराई का केवल ये अर्थक्वेक है। 6.3 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पर इसको यहाँ पर मापा गया है। लगभग 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ हेरात रीजन में आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा। हुआ कब था, अक्टूबर 7 सैटरडे को। और इसी के बाद सेम मैग्नीट्यूड, देखिए ध्यान से समझिए हम डिस्कशन कर क्यों रहे हैं, इसी सेम मैग्नीट्यूड का जो झटका है वो फिर से 6.3 मैग्नीट्यूड का अगेन द शैलो अर्थक्वेक ऑफ 13.5 किलोमीटर डेप्थ 11 अक्टूबर को फिर से दिखाई दिया। कारण यहाँ पर थ्रस्ट फॉल्ट का होना, एक हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से जो क्रिस्टल शॉर्टनिंग हो रही है। और यहीं पर बहुत सारे सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या सेकंड जो अर्थक्वेक है अक्टूबर 7 को जो यहाँ पर हुआ था उसको कहीं हमें आफ्टर शॉक की कैटेगरी में डालना चाहिए या नहीं। पहले तो आगे डिस्कशन करने के पहले मैं आपको फोर शॉक आफ्टर शॉक यहाँ पर समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी जो अर्थक्वेक होता है, फॉर एग्जांपल 3 से 4 अर्थक्वेक आए, एक अर्थक्वेक आया 2.8 मैग्नीट्यूड का, एक आ गया 3.5 मैग्नीट्यूड का, एक आ गया 5.5 मैग्नीट्यूड का। अब सपोज 5.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो यहाँ पर सबसे बड़ा अर्थक्वेक है और इसके बाद ऐसा कोई अर्थक्वेक नहीं आता है जो इससे बड़ा है, तो इसे मेन शॉक मान लिया जाएगा। और इसके पहले ये जितने अर्थक्वेक आए हैं इन्हें क्या मान लिया जाएगा, इन्हें 4 शॉक्स मान लिया जाएगा। सपोज 5.5 के बाद फिर से अर्थक्वेक आते हैं 2.2, 3.5 एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इन्हें आफ्टर शॉक की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अगर 5.5 से बड़ा कोई झटका यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, सपोज 5.8, तो इसे यहाँ पर मेन शॉक मान लिया जाएगा और बाकी सभी को यहाँ पर 4 शॉक की कैटेगरी में रखा जाएगा। नाउ जब दो इंटेंसिटी के सेम अर्थक्वेक यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर सवाल लग रहा है कि क्या इसको कंसीडर किया जाना चाहिए 7 अक्टूबर को एज दी 4 शॉक आफ्टर शॉक और नहीं। चलिए समझते हैं आगे की बात। देखिए 2 शैलो अर्थक्वेक हमने यहाँ पर देखे, 6.3 मैग्नीट्यूड के दोनों अर्थक्वेक हैं, दोनों की ही कैटेगरी शैलो है। कारण क्यों, वेस्टर्न टर्मिनस अगर हम बात करें हिंदू कुश माउंटेन रेंज का, तो यहाँ पर हमें ये दोनों के दोनों घटनाएं होती हुई नजर आई हैं। हेरत रीजन की बात करें तो एक थ्रस्ट फॉल्ट पर यहाँ पर बना हुआ है। चलिए थ्रस्ट फॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये जो थ्रस्ट फॉल्ट होते हैं इन्हीं को हम रिवर्स फॉल्ट्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें देखने मिलता है। और यहीं पर हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब होता है जो अर्थ का क्रस्ट है इट इज़ बीइंग शॉर्टनिंग।
ओके, और हमेशा आपको पता है कि जितने भी अर्थक्वेक होते हैं वो फॉल्ट या थ्रस्ट के आसपास हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे अगर हम बात करें, सो देखिए आर्टिकल बहुत अच्छे से आपको बात कर रहा है कि अगर हम क्लासिफिकेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बात करें तो आफ्टर शॉक earthquake का मैग्नीट्यूड मस्ट बी लेसर देन द मेन्स इवेंट मैग्नीट्यूड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, चलिए आगे अगर हमें इस आर्टिकल के बियॉन्ड जाके किन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है तो वो हमें समझना होगा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ इन अफ़गानिस्तान, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए अफ़गानिस्तान की बात करें तो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक हमें देखने मिलते हैं। कारण क्यों? 3 टेक्टोनिक प्लेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। एक तरफ अरेबियन प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट और तीसरी इंडियन प्लेट। ओके, नॉर्थवर्ड आप अगर अरेबियन प्लेट को देखेंगे तो ये नॉर्थ की साइड मूव कर रही है। यूरेशियन प्लेट को देखेंगे तो यहाँ पर यूरोप और इंडिया की जो प्लेट हैं ये भी आपस में टकरा रहे हैं। रिजल्ट इनटू जितना भी एल्पाइड बेल्ट है, ठीक है, यहाँ पर हिंदू कुश बेल्ट के आसपास आपको लगातार क्या देखने के लिए मिलेगा? एक झटके महसूस होते हैं। उसका कारण क्या है? अर्थक्वेक जो यहाँ पर आते हैं वो पामीर हिंदू कुश माउंटेन के नीचे आपको देखने मिलेंगे, लगभग 200 किलोमीटर की गहराई पर, लाइक मॉडरेट अर्थक्वेक आपको देखने मिलेंगे। और कारण यहाँ पर है लिथोस्फेरिक प्लेट का सबडक्ट होना। ओके, और जब भी कोई भी प्लेट सबडक्ट हो रही है, टूट रही है, तो एक सेस्मिक एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो मेन कारण है जब भी अर्थक्वेक आता है, आपको पता है सबसे पहले फॉल्ट जोन से ये बाहर निकलता है। अब जब यहाँ पर सबडक्शन की कंडीशन घटना घट रही है तो जो क्वार्टरनरी फॉल्ट्स हैं, जैसे मेन पामीर थ्रस्ट यहाँ पर बना हुआ है, इसकी सहायता से मैक्सिमम जो हमें झटके हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो मेन पामीर थ्रस्ट में अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्राइक स्लिप मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्जिन है पामीर थ्रस्ट का, यहाँ पर झटके देखने के लिए मिलते हैं। चलिए इस इमेज की सहायता से एक चीज़ समझ लीजिए। थ्रस्ट की जब हम बात कर रहे थे, फॉल्ट की जब हम बात कर रहे थे, तो एक फ्रैक्चर है जो हमें यहाँ पर हमारे अर्थ की क्रस्ट पे देखने मिलता है। जब भी आपको कभी न्यूज़ में पढ़ने मिलेगा कि हाइपोसेंटर यहाँ पर क्रिएट हुआ है, दैट मीन्स वो पॉइंट अर्थ के नीचे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब क्रस्ट के नीचे बात कर रहे हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक सबसे पहली बार अकर हुआ है। और इसके इमीडिएट ऊपर वह बिंदु हमारे क्रस्ट के ऊपर जहाँ पहली बार सरफेस पे आप देखेंगे वह पॉइंट जहाँ पर क्या हो रहा है, जो कि इस पॉइंट के सीधे हाइपोसेंटर के सीधे ऊपर बनी हुई है, उसको एपीसेंटर बोल दिया जाता है। ओके, चलिए वहीं अगर हम थ्रस्ट फॉल्ट्स की बात करें या क्रस्टल शॉर्टनिंग की बात करें तो इसको भी समझ लीजिए। थ्रस्ट फॉल्ट एक तरीके का जियोलॉजिकल फॉल्ट है जो कि रॉक्स की लेयर में यहाँ पर होता है। कब होता है? जब कंप्रेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से आप देखेंगे तो ये जो दोनों यहाँ से चट्टानें हैं ये यहाँ पर क्या कर जाती हैं, एक कोई भी जो ब्लॉक होता है वो या तो ऊपर की तरफ चला जाता है या दूसरा ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन की वजह से क्रिएट हो जाते हैं और लो एंगल फॉल्ट प्लेन यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। क्रस्टल शॉर्टनिंग की बात करें तो अगेन ये भी एक जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर होगा क्या, अर्थ का जो क्रस्ट है वो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन के कारण, ये जो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, इसकी वजह से इसका जो लेंथ है या जो विड्थ है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में लगातार कम होती जा रही है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये टेक्टोनिक कन्वर्जेंस या कोलिजेशन का परिणाम होती हैं, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पर क्या हो जाती हैं, सबडक्ट होती हुई हमें नजर आती हैं। चलिए तो ये थे इंपॉर्टेंट शब्दावली है जिससे आपको परिचित होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है देखिए वर्ल्ड फूड डे के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं 16 अक्टूबर का दिन और सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड फूड डे और थीम रखी गई है देखिए वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनको अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से 6 से 7 सालों का टाइम बचा है। ऐसे में अगर हम देखें तो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ग्लोबल लेवल पर आपको कम होती हुई नज़र आएगी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जो पूरे के पूरे न्यूट्रिशन को अगर आपको देखना है तो वो सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं किसके ऊपर, वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर।
फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो लगभग 7% जो इंडिया का नेट सोन एरिया है वो रेन फेड है, और वहीं केवल और केवल 40% यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस 60% एरिया से ही भारत का 40% प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। रेनफेड एग्रीकल्चर डायरेक्टली अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वो एग्रीकल्चर होते हैं जो कि सीधे तौर पर बारिश के ऊपर निर्धारित होते हैं। कारण क्यों? सॉइल मॉइस्चर वेरिएशन, क्लाइमेटिक वेरिएशंस होना, सीजन्स की वेरिएशन होना, फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सभी को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें पानी की मात्रा पर निर्भर होती हैं। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे एल नीनो ला नीना की इवेंट्स होने लग रहे हैं। रिजल्ट इनटू जो इरीगेटेड एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर पे जिसको डिपेंड होना चाहिए था, रेन वाटर पे डिपेंड होना चाहिए था, उसकी डिपेंडेंसी हमारी चेंज होती जा रही है। नाउ वी आर डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड वाटर। रिजल्ट इनटू ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन भी हो रहा है, और साथ ही साथ हमारी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कैटेगरी है वो यहाँ पर कम होती जा रही है। होगा क्या? देखिए, जैसे जैसे हमारा वाटर मैनेजमेंट खराब होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने मिलेंगे, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, और रिजल्ट इनटू केवल कुछ ही जो फार्मर्स हैं वो इसका पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी के सारे लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दुनिया भर में अगर हम बात करें तो लगभग 40% वर्ल्ड का जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है। मतलब समझिए कि दुनिया में अगर आप देख रहे हैं तो 40% जो एरिया है वो यहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। लगभग 80% जो ग्लोबल फार्मर्स हैं वो स्मॉल स्केल हैं। दैट मीन्स उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, फाइनेंस कम है, टेक्नोलॉजी कम है, इरिगेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है। दैट मीन्स ये डायरेक्टली हमारे रेन वाटर पर निर्भर करते हैं। अगर बारिश कम होगी तो इनका लाइवलीहुड यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने मिल जाएंगे, वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। रिजल्ट इनटू एक रिड्यूस क्रॉप यील्ड या फूड अवेलेबिलिटी हमें कम होती हुई नज़र आएगी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस पूरी चीज़ को समझें तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को असेस करने के बारे में डिसाइड किया है कि 2050 और 80 के बीच में हम क्या करेंगे, इस पूरे की पूरी चीज़ को चेंज करेंगे। विदाउट अडेप्टेशन अगर हम बात करें तो जो रेनफील्ड राइस यील्ड है ये हमारा खराब हो सकता है 20% तक 2050 में, और अगर वहीं हम बात करें 2080 में तो 47% तक हमारा जो राइस यील्ड है वो ख़राब हो जाएगा। दैट मीन्स अगर राइस की आप बात करेंगे तो एक बहुत ईजीली अवेलेबल फूड हो जाता है, हर घर में बहुत आसानी से बनता है। रिजल्ट इनटू आप देखेंगे अगर जब ये इसमें खर्चे बढ़ जाएंगे तो हमारे फार्मर्स कम से कम इसकी खेती करेंगे। रिजल्ट इनटू फूड सिक्योरिटी आपकी इम्पैक्ट होती हुई नज़र आएगी। अब काम क्या किया जा सकता है? देखिए, इरिगेशन की अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर रेजिलियंस को यहाँ पर इन्हेंस तो कर सकता है। कल्टीवेशन हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे फ्रूट या वेजिटेबल को तो इन्हेंस कर सकता है, बट अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रॉप यील्ड की, फूड सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो बहुत कोई खास बात देखने आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें पानी को यहाँ पर सुरक्षित करना होगा। 2021 की अगर हम बात करें तो लगभग 8.7 मिलियन पीपल पूरे विश्व भर में डायरेक्टली बेनिफिट हुए हैं इरिगेशन और एग्रीकल्चर रेजिलियंस से। ऐसे में इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मनरेगा जैसे स्कीम्स के तहत एनवायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर लेकर आएँ। चलिए आगे, ये तो है एक पूरा ओवरव्यू आपको समझना होगा। अब यहाँ पर बात की गई है IAFD की, IFAD, आई एम सॉरी। सो इट इज़ द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एक शॉर्ट फॉर्म में इसके बारे में एक नोट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। IFAD की बात करें तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। इसके प्राइमरी फोकस की बात करें तो याद रखिएगा ये रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने की बात करता है, हंगर को ख़त्म करने की बात करता है, बाय गिविंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द कंट्रीज़, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसको सपोर्ट किया जा सके और रूरल डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश किया जा सके।
IFAD के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको रोम इटली में सिचुएटेड दिखाई देगा। फंडिंग की बात करें तो इसको मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू यहाँ पर फंड मिलता है और ये अपनी मेंबर कंट्रीज़ को ही यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करता है। IFAD की बात करें तो देखिए ये SDG के साथ, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसके साथ भी ये काम कर रहा है। आपको याद है हमने SDGs की एक लिस्ट डिस्कस करी थी, तो SDG का जो फर्स्ट पॉइंट है ये बात करता है ज़ीरो पॉवर्टी। SDG का जो सेकंड पॉइंट है ये बात करता है ज़ीरो हंगर, और SDG का जो 10 पॉइंट है वो बात करता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। तो IFAD SDG के 3 गोल्स के साथ यहाँ पर आपको काम करता हुआ नज़र आएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दुनिया भर में काम करती है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इनका काम है फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करना, वल्नरेबल पॉपुलेशन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इमरजेंसी, कॉन्फ्लिक्ट या नेचुरल डिजास्टर आपको देखने मिल रहे हैं या फूड क्राइसिस देख रहे हैं, ऐसी कंट्रीज़ को फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। इनके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1961 में ये यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर पार्ट बन के हमको नज़र आएंगे। इसको 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था और 1965 में ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट बन जाएंगे। हेडक्वार्टर अगेन हम डिस्कस करें तो ये रोम इटली में हमें देखने मिलेगा। आगे अगर हम चर्चा करें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अलॉन्ग विद दैट आप एक बहुत अच्छी चीज़ याद रखेंगे विच इज़ द इंडियन गवर्नमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करूं अगर मैं, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। वाटर हमारा फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल के अंदर आएगा तो हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल 21 के अंदर वाटर हमारा फंडामेंटल राइट हो जाता है। ठीक है, राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर आर्टिकल 21 उससे डील करता है। वहीं एंट्री नंबर 56 की बात करेंगे अगर हम यूनियन लिस्ट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलेट कर सकती है इंटर स्टेट रिवर्स को, रिवर्स वैली को, और यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा सेक्शन याद रखेंगे एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट। वहीं स्टेट लिस्ट की बात करें, SL की बात करें तो एंट्री नंबर 17 यहाँ पर वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बार्कमेंट, वाटर स्टोरेज सबको बात करेगा। तो अभी कभी भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आप याद रखेंगे इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली का अगर बात की जा रही है तो वो एंट्री 56 यूनियन लिस्ट का पार्ट है, और अगर स्टेट लिस्ट की बात की जा रही है, वाटर इरिगेशन कैनाल को मैनेजमेंट करने की बात की जा रही है तो वो 17 में देखने मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट आर्टिकल नंबर 262, एवरी सिंगल आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 262 यहाँ पर बात की जा रही है स्टेट इन द केस ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स, यहाँ पर डिसीजंस ले सकता है। लीगल प्रोविजन की बात करें तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 हमारे पास है। अलॉन्ग विद दैट इफ वील डिस्कस तो आपको देखने मिल जाएगा CPCB which is the सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सितंबर 1974 में अंडर द वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ओके, इंडिया में अगर हम बात करें तो क्या हमारी गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर काम कर रही है तो नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है इजराइल हमास एंड द लॉज ऑफ द वॉर। चलिए समझ लेते हैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमें यहाँ पर इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 2 को डिस्कस करेंगे, और नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर हम चर्चा में लाएंगे। देखिए अक्टूबर 7 हमस पैलेस्टीन बेस्ड हमस जो कि एक पैलेस्टीन बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, यहाँ पर इन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया है इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से दर्जनों जो भारी मात्रा में सिविलियंस हैं उनको यहाँ पर बंदी बना लिया गया है, कुछ मारे गए हैं। रिजल्ट इनटू इजराइल ने यहाँ पर रिटेलिएट कर दिया है, और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न एशिया में आज की डेट में एक वॉर छिड़ गई है, और इसी की वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या लॉज हैं वॉर को लेकर।
चलिए समझ लेते हैं जस अद बेलम को। ये एक कंडीशन, सर्कमस्टांसेस अंडर विच कंट्रीज कैन यूज फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन की हम सबसे पहले बात करेंगे। ये शब्द ये रेगुलेट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर। कंट्री यहाँ पर क्या कर सकती हैं, दे यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी जस्टिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर की यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरा शब्द यहाँ पर हमें समझना होगा जस इन बेलो। जस्ट इन बेलो दैट मीन्स ऑब्लिगेशन की बात की जा रही है, मतलब हाउ अ वॉर शुड बी फॉट की बात की जा रही है, जिसके अंदर रूल्स क्या होंगे गवर्निंग मिलिट्री एक्शंस को लेकर उनको डिस्कस किया जाएगा। इनफैक्ट कंट्री यहाँ पर जस्टिफाइड कब है यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर अपनी फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, उसकी बात यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। सो ये दो शब्द आप याद रखेंगे, जस अद बेलम और जस इन बेलो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस के बारे में, जिन्हें द लॉ ऑफ वॉर कह रहे हैं। IHL की बात करें तो लॉ ऑफ वॉर के नाम से जाने जाते हैं। ये वो सारे रूल्स प्रोवाइड कराते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड कराते हैं दोनों कंट्रीज़ को, दोनों पर्टिकुलर ग्रुप्स को, जो भी यहाँ पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है। ओके, ये यहाँ पर डेजिग्नेट किए गए हैं, इनको बनाया गया है ताकि जो आम व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, जो इससे परेशान हो रहे हैं, वो कम से कम यहाँ पर सफ़र करें। ओके, IHL की बात करें तो ये बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत, जिसे जिनेवा कन्वेंशन 1949 में यहाँ पर तैयार किया गया था, और बाद में इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स ऐड किए गए 1977 में। IHL के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए इनका मुख्य उद्देश्य है कि ठीक है, अगर दो ग्रुप्स में यहाँ पर लड़ाई हो रही है तो सेफ जो सिविलियंस है उनको यहाँ पर सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, ठीक है, और उनको बिना किसी नुकसान के वॉर जोन से बाहर निकालना। एप्लीकेशन की बात करें लॉ ऑफ वॉर की ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की, तो जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और हमास के बीच में, ये क्वालिफाई कर रहा है एज द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अंडर द इंटरनेशनल लॉ। आपको ये चीज़ यहाँ पर समझना होगा। ओके, सो दैट मीन्स नाउ बोथ कैन यूज आर्म एंड आर्मामेंट। ओके, अगर हम वर्सेस दस्तोक तेदिए, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया यहाँ पर केस में डिस्कस किया गया था, एंड आर्म्ड फोर्स कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, ध्यान से समझिए, दैट एन आर्म्ड फोर्स कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट where there is a resort to armed force between states, protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or such conflict within a state, यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को दो कैटेगरीज में यूजुअली क्लासिफाई करता है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं समझ लेते हैं। एक तो इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट IAC, और दूसरा नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पर चर्चा की जाती है। IAC की बात करें तो इसके अंदर दो या दो से अधिक कंट्रीज़ के अंदर वॉर डिक्लेयर हो जाती है, उसके बारे में बात की जाती है। वहीं NIAC की बात करें तो इसके अंदर एक सिचुएशन है जहां पर नॉन गवर्नमेंटल आर्म्स फोर्सेस, जो कि जैसे हमास, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ, लाइक इजराइल। सो यहाँ पर आप देखेंगे NIAC वॉर की जो सिचुएशन है, इट इज़ द NIAC विच इज़ द नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि कॉमन आपको देखने मिलेगा आर्टिकल 3 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन, और इसी के आधार पर आप देखेंगे NIAC यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, एंड दिस इज़ द वॉर इन इजराइल। ऑब्लिगेशन की बात करें तो क्या ऑब्लिगेशन है, दैट नीड टू अबाइड बाय द IHL। सो दोनों इजराइल और हमास, इनको कंपाइल किया जाता है, ऑब्लाइज किया जाता है कि ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस को ध्यान में रखते यहाँ पर काम करें। हालांकि वी हैव टू सी किस तरीके से यहाँ पर क्या सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। वाई केनिया लीडिंग एंड यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड इंटरनेशनल मिशन फॉर ट्रबल हैती। 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यहाँ पर एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जिसके अंदर अलाउ किया जा रहा है इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन हैती टू रिस्टोर सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एड्रेस एस्केलेटिंग वायोलेंस। देखिए समझ लेते हैं, पिछले कुछ सालों से हैती जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं वायलेंस,
they are experienced a surge violence as armed groups including like G9 and family to control and significant part of the country, and where they are leading to widespread killing and unrest. लगभग 2800 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आप देखेंगे, जिसके अंदर बच्चे यहाँ पर मारे जा चुके हैं जून के आसपास में। और इसी के चलते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने इक्वाडोर में एक ड्राफ्ट है इसको तैयार किया था, ताकि ह्यूमन राइट्स को और सेक्सुअल वायलेंस जो हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, इसको यहाँ पर ख़त्म किया जा सके, रोका जा सके, मास लूटिंग को यहाँ पर रोका जा सके जो यहाँ पर हो रही हैं। और इसी के चलते अगर आप देखेंगे यूएनएससी ने फाइनली कंसर्न जताया है कि जो ये वायलेंस है ये लगातार स्प्रेड होता जा रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जा रही हैं, और ऐसे में जो ह्यूमन राइट्स हैं ये लगातार इफेक्ट होते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। एज ए रिजल्ट जो हाइतियन प्राइम मिनिस्टर हैं एरिल हेनरी, इन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट का डिमांड कर दिया है कि भाई ये जो गैंग्स हैं, ये जो ग्रुप हैं G9 एंड फैमिली, इनके खिलाफ भाई ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। एंड नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई यहाँ पर हैती की मदद की जा सके। ओके चलिए हम बात करते हैं G9 एंड फैमिली के बारे में, दिस व्हाट वी नीड टू रीड अबाउट। देखिए G9 एंड फैमिली की बात करें तो इट रिफर्स टू अ कोलिजन ऑफ 9 पावरफुल एंड हैवीली आर्म्ड गैंग्स, जो कि आपको हैती में यहाँ पर दिखाई देंगी, जो कि यहाँ पर मिल गई हैं। सभी लोग सरकार के खिलाफ जाके मिल गए हैं और इन्होंने एक फोर्स क्रिएट कर ली है। ये यहाँ पर क्या करेंगे, जो पोर्ट ओ प्रिंस है हैती की कैपिटल है, और यहाँ पर सारी जगह पर यहाँ पर इन्होंने वायलेंस करना शुरू कर दिए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया है। दे हैव स्टार्टेड किलिंग पीपल, लोगों के घर जलाना शुरू कर दिए हैं। जितना मेजर की रोल हैं जो आसपास के क्षेत्रों में, उनको यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। और इसी की वजह से आप देखेंगे कारण क्या था कि इनका बोलना है कि बहुत सारे जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, और रिजल्ट इनटू दे ऑल केम टुगेदर एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड G9 एंड फैमिली। तो कभी आपको ये शब्द सुनने मिले तो आप समझ जाइएगा हम हैती में जो एक 9 पावरफुल और हैवीली आर्म्ड गैंग्स हैं, इनका ग्रुप यहाँ पर है, उसकी बात की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। सेंटर यहाँ पर पूरी कोशिश में है कि ये जो रिटायरमेंट एज है साइंटिस्ट की, उन्हें 60 से 65 यहाँ पर कर दें। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक प्रपोजल यहाँ पर तैयार कर रहा है जहाँ पर साइंटिस्ट की जो करंट रिटायरमेंट एज है उसे 60 से 65 में कन्वर्ट कर दिया जाए। करंट रिटायरमेंट एज की बात करें तो जो मोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जैसे वहाँ पर आपको साइंटिस्ट का जो रिटायरमेंट एज है वो 60 देखने मिलेगा। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की बात करें और ICMR की बात करें तो रिटायरमेंट एज 62 है। कारण क्यों है ऐसा करने का? देखिए यहाँ पर माना जाता है कि जो एक लॉन्ग वर्किंग आवर्स चाहिए होते हैं साइंटिस्ट को काम करने के लिए, कई बार वो अपनी एक पर्टिकुलर रिसर्च को कंप्लीट करने में उन्हें टाइम लग जाता है, बहुत ही क्रूशियल रोल वो प्ले करते हैं। ऐसे में जो रिटायरमेंट एज है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जस्ट अ बिट ऑफ अ इंफॉर्मेशन, कुछ बहुत खास डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं है। आप चाहें तो ICAR और IAMR के बारे में बात कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। काजीरंगा सेंचुरी रीओपन्स विद ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश एरा ऑफिसर। काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो कि असम में लोकेटेड है, इन्होंने अपना टूरिज़्म यहाँ पर रीओपन कर दिया है और ब्रिटिश एरा के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं पैट्रिक डी स्टेसी, इनको यहाँ पर एक ट्रिब्यूट दिया है। देखिए 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ वर्ल्ड का सेफेस्ट एड्रेस माना जा रहा है। वन ऑन राइनोसोरस का ओपन एरिया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली है, वन ऑन राइनोसोरस के लिए जानी जाती है। पॉपुलेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी भी देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए बात करें तो यहाँ पर जो पार्क है ये इंट्रोड्यूस करता है नेचुरल और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को, जो कि आपको इस पूरे के पूरे सेंटेनरी कन्वेंशन सेंटर, काहोरा एरिया और काजीरंगा के आसपास देखने मिलेगा। और यहीं पर
पैट्रिक डी स्टैसी के नाम पर, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था काजीरंगा गेम सेंचुरी में, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1950s में, और इसको वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इनके नाम पर यहाँ पर एक लाइब्रेरी खोली गई है, जिसके अंदर बहुत सारी मैगजीन्स, वर्ल्ड नेचर, वाइल्ड लाइफ से सारी से जुड़ी हुई चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो गोलाघाट और नागौन डिस्ट्रिक्ट असम में सिचुएटेड है। रिनाउंड है इंडियन राइनोसोरस, वन ऑन राइनोसोरस के लिए। बात करें अगर 2613 यहाँ पर पॉपुलेशन काउंट किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क को यहाँ पर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है 2006 के अंदर, और वहीं अगर हम देखें तो इसके अंदर आप इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा भी डेजिग्नेट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। और अगर हम लोकेशन को प्रिसाइजली बात करें तो ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट का पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, डाइवर्स लैंडस्केप है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये सेलिब्रेट करता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंजर्वेशन के रूप में। चलिए एक मैप के थ्रू यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि वेयर इज़ दिस काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ एक्चुअली लोकेटेड। अलॉन्ग विद दैट आपको दिवरी, साइकोमा, मानस, औरांग, नामेरी, इन सभी को पेपर में पूछा जाता रहा है। इन सभी नेशनल पार्क्स को भी आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मूविंग ऑन टू द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे, तो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन इज रिलेटेड विद द अर्थक्वेक और दूसरा यहाँ पर बात किया जा रहा है वाटर स्कैरसिटी को लेकर। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर्स in your notebook, click the photograph and upload it on our website. We'll go through it, we'll read them, we will assess them, and we will give you the remark how in a better way you can write your answer. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.